दोस्तों, आज की कहानी है बड़े घर की कीमत। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। वह मेरी गोद में सिर रखकर वह फूट फूट कर रो रही थी और मेरे हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या पूछूं और क्या कहूं। कुछ भी तो मुझे पता नहीं था। मैं तो शादी के बाद आज उसको देख रही थी। कभी अनु से पूछा कि कन्नू कैसी है तो कह दिया ठीक ही हैं, पर कभी कुछ बताया नहीं। हो सकता है कि उसको भी कुछ पता न हो। कन्नू शादी के बाद लौट कर आई ही कहाँ थी। हम तो सोचते थे कि इतने अच्छे लोग मिले हैं तो खुश ही होगी। कभी मामी से नानी से मुलाकात हुई तो पता चला कि बहुत सुखी है। कन्नू मेरी बेटी की सहेली हैं, शुरू से ही साथ पढ़ी हैं और एक ही सेक्शन में। तो उनकी दोस्ती उतनी गाढ़ी होती गई जितने की साल बढ़ रहे थे। बिना माँ की थी, नाना नानी के घर में पली थी। पिता तो दूसरी शादी के बाद ही पराये हो गई। नाना नानी की बात और थी, अपनी बेटी की बेटी उन्हें जान से ज़्यादा प्यारी थी। मामियों के लिए उनके अपने बच्चे थे। कन्नू बड़ी बहन की जिम्मेदारी निभा रही थी, फिर भी उसे पराया सा लगता, लेकिन रहना वही था। परिस्थितियों से जूझ कर वह बहुत समझदार हो गई थी। वह अक्सर अन्नू के साथ मेरे घर आ जाती, कोचिंग पढ़ने आती तो मेरे घर से पास थी। बीच में टाइम मिलता तो दोनों आ जाती और फिर लंच लेकर चली जाती थी। कभी तो दोनों साथ साथ पढ़ा करती थी, कभी कभी तो सारे दिन यहीं पढ़ती रहती। घर में बता देती कि अनु के साथ पढ़ रही हैं। हमारे परिवार बच्चों के साथ होने से एक दूसरे से परिचित हो गए थे तो उन्हें भी चिंता न रहती। कन्नू ने MCA किया और अनु डॉक्टर बनी। जब कन्नू पढ़ाई पूरी कर चुकी तो उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया कि तभी एक शादी में गई और वहां आने वाले मेहमानों ने कन्नू को शादी के लिए पसंद कर लिया। वह थी भी बहुत खूबसूरत, सफेद रंग और बड़ी बड़ी आंखें उसकी सुंदरता की सबसे बड़ी विशेषता थी। नाना नानी बड़े खुश थे। इतना अमीर परिवार उसकी नातिन के लिए प्रस्ताव लेकर आया था। उनकी हैसियत तो न थी कि वे ऐसे घर में बेटी ब्याह पाती। लड़का भी बहुत सुंदर था, सोने पे सुहागा जैसी स्थिति थी। कन्नू अपनी स्थिति से वाकिफ थी, इसलिए उसने घर वालों की इच्छा देखते हुए हाँ कर दी। बस लड़के में एक कमी थी, वह मूक और बधिर था। उसके लिए कोई दूसरा विकल्प न था, क्योंकि मामा की लड़कियां भी शादी के लिए तैयार हो रही थी। फिर उसके लिए कौन इंतजार करेगा। कन्नू के घर वालों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। बड़े होटल में रिंग सेरेमनी हुई। कन्नू के मामा मामी और नाना नानी सिर्फ कन्नू और एक रिंग लेकर पहुंच गए थे। सारा कुछ समर के परिवार वालों ने ही इंतजाम किया था। सगाई यहीं से हुई थी तो मैं भी उसमें शामिल हुई थी और सच कहूं मुझे भी रसक हुआ कि कितने बड़े घर में गई हैं। उसका बचपन तो अभावों में गुजरा है। बस सब कुछ अच्छा है तो उसे सब सुख मिलेगा। वहां पर मैं भी लोगों की प्रतिक्रिया सुन रही थी और सही भी था। कुछ भी जो लड़की है किस्मत वाली, लड़के वालों का दिल तो देखो सिर्फ लड़की मांगी है। अभी दुनिया में ऐसे देवता जैसे लोगों का भी अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। लाडू अब तो जमीन पर पैर ही न रखोगी। घर में कालीन पर चलना और बाहर गाड़ियों में घूमना। मामियाँ भी उसको छेड़ रही थी, वह फिर भी शांत थी। एक समझौता था सुंदरता और अमीरी के बीच। वह चुप थी क्योंकि वह जानती थी कि आज नहीं कल किसी भी संगति से ही उसको दोस्त यार होना ही। फिर क्यों ना इस तरह से सही जिसमें लड़के का मानसिक स्तर तो उसके बराबर का है और फिर घर वाले भी सुलझे हुए हैं। नहीं तो क्या पता कि कल दहेज के मारे ही उसको तिरस्कृत कर दे। शादी उन्होंने वही अहमदाबाद में बुलाकर करने को कहा था। कोई चिंता की बात नहीं थी, सारा कुछ उनका इंतजाम था और इनको बस लड़की लेकर जाना था। वहीं शादी हो गई। अनु ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली में ही जॉब के अनुकूल माहौल देखा और वहीं जॉब करने लगी। कन्नू अपने घर में मस्त होगी, यही सोच कर सब अपने जीवन में व्यस्त हो गई। एक साल बाद पता चला कि कन्नू को बेटा हुआ है। उनके घर वालों को न जाने की कोई साथ थी और न कोई गया। कभी उससे घर वालों से मुलाकात हो जाती तो पूछ लेती थी कि
कन्नू कैसी हैं? तो सब कह देते बहुत अच्छे से हैं। यही सोचकर सब खुश थे। मैं कभी कभी छुट्टी लेकर अनु के पास चली आती थी। उसके स्कूल के समय से लेकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के समय तक साथ रही। मेरे घर भी उसका आना जाना बराबर रहता था। बिना माँ के होने के कारण मैं उसे उतना ही स्नेह करती थी जैसे अनु को देती थी। शादी होने के बाद से न वह कभी यहाँ आई और न मुझे कभी मिली। अनु और कन्नू में बात होती रहती होंगी, लेकिन मुझे अनु ने कभी कुछ नहीं बतलाया। और फिर समय के साथ सब कुछ अलग लीक पर चल रहा। यहाँ मैं अकेले थी। ये काल बेल बजी। खोला तो कन्नू खड़ी थी, एकदम दुबली सी, आंखों से नीचे काले घेरे, एक ही अटेसी थी। उसके हाथ में उसका बेटा भी नहीं था। मेरे मन में हजारों प्रश्न उमड़े। उसकी ये गले और फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने सोचा कि इतने दिन बाद मिली हैं तो जी भर आया होगा। मैं दीवान पर बैठाना चाहा तो वह और कसकर चिपक गई। मैं उसे बिठा कर खुद बैठी। वह अब मेरे गोद में सिर रखकर रोई जा रही थी। मैंने सोचा कि रो लेने से जी हल्का हो जाता है, इसलिए इसको रो ही लेने दो। मेरे अंतर में एक द्वंद्व चल रहा था। कितना अच्छा घर बार था, लड़का भी अच्छा था, कितने सज्जन लोग, और सांस तो कन्नू की बलैया ले लेकर नहीं थक रही थी। नन्हे भी आगे पीछे घूम रही थी। उसका पति अवश्य ही जहाँ जैसे माँ और बहनें कह रही थी वैसे ही करता जा रहा था। उस समय कुछ अटपटा जरूर लगा कि आजकल तो लड़के कितने स्मार्ट होते हैं, और फिर लड़का इंजीनियर हो तो क्या कहने। वैसे कन्नू जैसी परी को स्वर्ग जैसी ससुराल मिली, ये सोच कर सभी बहुत रहे थे। बार बार जहन में वही शादी की रात और मेरा उससे कोई आत्मिक संबंध था जो उसके लिए मैं बहुत खुश थी कि वह अपने उसे घर से निकलकर अच्छे परिवार में जा रही है। नहीं तो बिना माँ की बेटी जिसे पिता ने भी दूसरी शादी करके यहाँ छोड़ दिया था, उसकी स्थिति यहाँ पर भी एक बोझ की तरह ही थी। सहसा कन्नू ने सिर उठाया तो मेरी तंद्रा टूटी और मैं सोख गई। उसके मुरझाए चेहरे को देखकर मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। तब तक वह भी अपने मन के गुबार से रोकर हल्की हो चुकी थी। क्या हुआ कन्नू, तुम अकेले क्यों आई हो? तुम्हारा बेटा कहाँ है? जितने भी सवाल मेरे जहन में इतनी देर से उमड़ रहे, सब बादलों की तरह से एक साथ फट पड़े। आंटी, मैंने पिछले 3 साल नरक में जिए हैं। कितनी बार इच्छा हुई कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन बिट्टू के चेहरे ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। क्या समर कुछ भी नहीं कहकर मैं चुप हो गई। समर न सुन सकता था और न बोल। वह थे ही कहाँ। शादी के 2 महीने बाद ही कंपनी ने उन्हें नाइजीरिया भेज दिया। तब तक बिट्टू के होने की बात पता चल चुकी थी और सास ने बहाना बनाकर भेजने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा परिवार, घर में सिर्फ समर और उसकी 2 बहनें ही थी, किंतु सास जी के अलावा समर के मामा मामी और उनके बच्चे भी उसी घर में रहा करते थे। उन थी एक पढ़ी लिखी नौकरानी। समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए एक खूबसूरत इंजीनियर बहू लाई थी, क्योंकि बेटे के जोड़ के लिए सबसे सही जोड़ था। जिसने बहू देखी जी खोलकर तारीफ की। उससे अधिक तारीफ इस बात के लिए कि बिना लिए दिए शादी की थी। कुछ दिनों की खातिरदारी के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ जाने लगा और उन अच्छे और भले कहे जाने वाले शहरों से शराफत का नकाब भी उतरने लगा। समर के जाते ही सास और ननदों का क्या रूप जागृत हुआ। सुबह से आधी रात तक नौकरों के साथ साथ काम में जुटे रहना। शायद नौकरों से अधिक अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता। इस दुनिया में कई पूरा सा हाल नहीं था। मामा मामियों ने भी तो बल्ला टाल दी थी।
फिर दोबारा सूद नहीं ली। नाना और नानी इतने बूढ़े थे कि मामा पर ही तो आश्रित थे, पिता होते हुए भी कभी नहीं रहे। यहाँ से फिर कोई वहाँ नहीं गया, कोई फोन या पत्र कुछ भी नहीं। मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य हो रहा था। नहीं, बस मुझे तो उन लोगों ने बोझ समझ कर रखा था और उसको फेंक दिया और बोझ उतर गया। वाह, वही अलग से मिली। कन्नू के सवर की तलक की स्पष्ट रूप से दिखाई ले रही थी। रात और दिन के बीच उतने घंटे जितने में काम नहीं किया जा सकता था। मेरे लिए आराम के घंटे होते, फिर भी दिन के बीच में रह रह कर ये वेद वाक्य दोहराए जाते। कभी देखा है बाप के घर इतना बढ़िया खाने पहनने को मिल रहा है, तब भी काम नहीं होता। कितनी ही सुनाओ, इस पर कोई असर नहीं होता है। बड़ा पढ़ाई का घमंड है, सब उतर जाएगा, जरा बच्चा तो होने दे। इतनी भद्दी भद्दी गालियां सुनी हैं आंटी कि कितनी बार मुझे मर मर कर जीना पड़ा है। बस एक अपने बच्चे की खातिर मुझे सब कुछ सहना था। उस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था। मुझे उसे हर हाल में इस दुनिया में लाना था। क्या उनको जरा सा भी तरस नहीं आता था? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आदमी कैसे दोहरे चेहरे लगाए रहता है। यहाँ पर तो उनका रूप ही कुछ और था और बाद में नहीं आंटी, तरस क्या होता है। वे मुझे इंसानी समझ लेते तो मैं धन्य हो जाती। बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे डिलीवरी के समय मेरे पास सिर्फ एक नौकरानी थी, बाकी सब घर में। जब पता चला कि सकते कि सीने से लगा कर फिराते तो भूल जाती थी। पत्र में उसको लिख नहीं सकती थी कि उसको ले कौन जाएगा और फिर पोस्ट भी होगा कि नहीं मालूम। फोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कन्नू का गला बार बार भर जाता और मुझे लगा अपनी आत्मा वैसे ही आहत लग रही थी, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों की सहेलियों को भी अपनी बेटियों से कम नहीं माना। फिर कन्नू तो बिना माँ की थी। फिर समर कब वापस आया? करीब 10 महीने बाद। बिट्टू 10 महीने का हो गया था। वह मुझे जिस हाल में छोड़कर गया था और इस समय उसने मेरी हालत देखी तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। किंतु हाय रे लासारी, कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन उसने अपने क्रोध को दबाया नहीं, बल्कि उसने कांच के उस 100 पीस को उठाकर फेंक दिया था जिसे उसकी मम्मी बड़े शौक से खरीद कर लाई थी। इस आक्रोश के प्रदर्शन से मुझको कुछ राहत मिली। ऐसा लगा कि कोई उसकी परवाह करने वाला है। उसके साथ हो रहे अन्याय के प्रतिरोध को उसने अपना मजबूत पक्ष समझा। फिर समर को कंपनी ने सनई भेज दिया और उसके वहां रहने का अब कोई सवाल नहीं था। रही तो पागल हो जाएगी और उसकी माँ उसको अभी भी भेजने के लिए तैयार न थी। कन्नू ने हताश होकर जीने से बगावत की सोच ली और उसने भी कई जगह अप्लाई कर दिया। भाग्य ने उसका साथ दिया और दिल्ली में उसको जॉब मिल गई। उसे पता था कि घर वाले समर के साथ जाने नहीं देंगे और इस घर में वह जी नहीं सकती थी। अपनी नौकरी की बात जब उसने घर में बताई तो सास आग बबूला हो गई। उसने समर को ये बात बता दी कि वह अब नहीं रहेगी, अभी जहाँ मिल रही हैं कर लेती हैं। फिर वह वहीं आने की सोच रही हैं। फिलहाल इस घर से तो निकलना ही होगा। समर उसके निर्णय से सहमत था। आंटी, जब मैं नौकरी के लिए चलने को तैयार हुई तो सास ने बिट्टू भेज दिया। मारी जाऊंगी और बच्चा तो मैं हासिल कर ही लूं। फोन किया, मम्मी जी से बात तो करवा दीजिए। लेकिन सास ने वहीं दूर या नौकरी करनी है तो बच्चे को भूल जा, नौकरी या बच्चा कहीं
मिलेगा। मेरे बेटे को बरगला लिया, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। और उन्होंने फोन काट दिया। बताते बताते बच्चे की याद करके कन्नू फिर से रो दी और मेरी आंखें भी गीली हो गई। दिल्ली में उतर कर वह यहीं सीधे आई थी। अभी उसको ज्वाइन करने में 2 दिन बाकी हैं। तब तक वह अनु के साथ ही रहेगी। अनु भी तो अकेली ही रहती है। मेरा क्या, कभी छुट्टियों में आ जाती हूँ। कन्नू की दास्तां सुनकर लगा कि उसने बड़े घर की कीमत अपने अरमानों, बच्चों और खुशियों से चुकाई है। इतने साल के बाद कोई अपना मिला, एक माँ का कंधा मिला तो जी भर कर रो लिया। एक नई जीजी विसा भी तो सही है, वह तो उसे अपनों के बीच ही मिलेगी या वह सब कुछ बांट सकती है। उस बड़े घर के तिल आसमान से निकली कन्नू या खुले आकाश तले गहरी सांस ले रही है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।